नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सेनाओं की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज से दहशत में चीन, नेवल बेस की जासूसी की साजिश। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो की गिर सकती है कनाडा में सरकार, 40 सांसद करेंगे खेला। आगे आपको बताएंगे कि संकोच नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से होगा हथियारों का इस्तेमाल, राजनाथ सिंह की दो टूक। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में बदहाली, बीजिंग की अर्थव्यवस्था ले रही हिचकोले। और आगे आपको बताएंगे कि आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित, पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों को दी शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेनाओं की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज से दहशत में चीन, नेवल बेस की जासूसी की साजिश। या दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में भारतीय सेनाओं के साथ एक के बाद एक लगातार हो रही मल्टीनेशनल एक्सरसाइज से चीन की नींद हराम हो गई है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की भारतीय नौसेना के साथ मालाबार 2024 एक्सरसाइज चल रही है। इसके ठीक पहले 1 से 6 अक्टूबर को गोवा तट पर भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और इटली की नौसेना के बीच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की एक एक्सरसाइज भी हुई थी। वहीं भारतीय सेनाओं के साथ हो रहे संयुक्त अभ्यासों से चीन की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि न केवल नजर रखने के लिए अपने खुफिया जहाज भेजे, बल्कि ड्रोन से भी निगरानी करने में जुटा हुआ है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि इन एक्सरसाइज के बहाने भारत नौसेना हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो की गिर सकती है कनाडा में सरकार, 40 सांसद कर देंगे खेला। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कनाडा में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के सांसद का एक ग्रुप जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बना रहा है। स्थिति से जुड़े करीबी सूत्रों ने न्यूज को बताया कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल में हाल के उपचुनावों में हार के बाद असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद असंतुष्ट सांसदों के बीच गुप्त बैठक शुरू हो गई है, जिससे जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीसी के अनुसार टोरंटो सेंट में हार के बाद से कम 20 नेताओं ने नेतृत्व में बदलाव के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जून में उपचुनाव के बाद से लिबरल पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। यह अशांति मॉन्ट्रियल उपचुनाव में हार के बाद और बढ़ गई। एशिया में हाल के शिखर सम्मेलन में ट्रूडो और उनके चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफोर्ड की अनुपस्थिति ने निराश सांसदों को एकजुट होने और आगे बढ़ने की रणनीति बनाने में मदद की है। टोरंटो स्टार के शुक्रवार के एक लेख में अज्ञात लोगों का हवाला देते हुए 52 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो पर पद छोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से दबाव डालने के प्रयास का जिक्र किया था। अखबार ने बताया कि कम से कम 30 से 40 सांसद एक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर इतने सांसद खिलाफ जाते हैं तो भी ट्रूडो सरकार नहीं गिरेगी। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के पास 153 सीटें हैं। असहमत नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे इस दस्तावेज को पारंपरिक पत्र के बजाय प्रतिज्ञा के रूप में बताया गया है। इसका उद्देश्य ट्रूडो के इस्तीफे के लिए दबाव डालने के लिए सांसदों से प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले एक सांसद ने सीबीसी को बताया कि ये एक बीमा पॉलिसी है, पीएमओ का दबाव बढ़ने से पहले हमें कार्रवाई करने की जरूरत थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संकोच नहीं करेंगे, जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत से होगा हथियारों का इस्तेमाल, राजनाथ सिंह की दो टूक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर घृणा या द्वेष के कारण आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर इसके हितों को खतरा हुआ तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। विजयदशमी के अवसर पर सिंह ने पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि यह अनुष्ठान एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आवश्यकता हुई तो हथियारों व उपकरणों का पूरी ताकत से उपयोग किया जाएगा। सुकना स्थित 33 कोर को त्रिशक्ति कोर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिक्किम सेक्टर में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में बदहाली, बीजिंग की अर्थव्यवस्था ले रही हिचकोले। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में कंगाली के बाद अब चीन में भी बदहाली का दौर शुरू हो गया है। दोनों देशों को माली हालत अचानक खस्ता होने लगी है। चीन में मंदी का असर कोरोना काल से ही देखा जा रहा है। इसके बाद चीन के कई उपायों के बावजूद बीजिंग की अर्थव्यवस्था में सुस्ती लगातार जारी है। इससे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है।
चीन अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हर वो काम कर रहा है जिसे वो कर सकता है। बता दें कि इसी बाबत चीन के वित्त मंत्री लैन फुआन ने शनिवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त तरीकों पर विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने एक नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा नहीं की। विश्लेषक और शेयर निवेशक मान रहे थे कि सरकार नए प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है। लैन की टिप्पणियों ने भविष्य में ऐसी किसी योजना के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से प्रस्ताव विचाराधीन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित, पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों को दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 99वें स्थापना दिवस के अवसर पर संघ के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संगठन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर अपने स्वयं सेवकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की सराहना करते हुए कहा कि मां भारती के प्रति इसका संकल्प और समर्पण हर पीढ़ी को प्रेरित करता है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 1925 में गठित आरएसएस को भाजपा का वैचारिक संरक्षक माना जाता है और इसके स्वयंसेवकों ने दशकों से इसके संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के पदाधिकारी हमेशा भाजपा की राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों में महासचिव के पद पर रहते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पार्टी संगठन वैचारिक सामंजस्य और अनुशासन के साथ काम कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाले एससीओ शिखर वार्ता में जाने को तैयार जयशंकर, सबकी निगाहें टिकी। जी दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने वाले संघीय शिखर सहयोग संगठन सम्मेलन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबकी निगाहें बेबाक अंदाज रखने वाले जयशंकर पर टिकी है। बता दें कि इस्लामाबाद में जयशंकर के अलावा चीन एवं रूस के प्रधानमंत्रियों समेत अन्य नेता अगले सप्ताह होने वाली 2 दिवसीय एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में जारी सहयोग पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान ने शनिवार को ये जानकारी दी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में बताया कि वो 15 और 16 अक्टूबर को संघीय सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा और CHG के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच और पूछताछ में कई ऐसे राज खुल रहे हैं जिन्हें जानकर हैरानी होगी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात लगभग कंफर्म हो गई है। क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे जब बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी। इन चारों आरोपियों में से 3 आरोपी एक साथ पंजाब के एक जेल में कैद थे और वहां जेल से में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के सदस्य से शूटर्स की पहचान हुई। इसके चलते तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। इसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50-50 हज़ार रुपये बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। पूछताछ में शूटर्स ने यह भी बताया कि 1 महीने पहले मुंबई के कुर्ला इलाके में शूटर्स ने एक किराए का घर लिया था। इसके लिए हर महीने 14,000 रुपये का रेंट भी वो भर रहे थे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह ने BRO की 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान समेत 11 राज्यों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 2,236 करोड़ रुपए की लागत वाली सीमा सड़क संगठन की 75 बुनियादी ढांचागत परियोजना को राष्ट्र को वर्चुअली माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य शामिल हैं। ये 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, बोले किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार के दौरान लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। CM योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक 16 अक्टूबर को। मनोहर लाल खट्टर फिर बनेंगे विधायक दल के नेता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दूसरे चरण के सदस्यता अभियान में 2 दिन शेष। अब तक बने 1.25 करोड़
करोड़ सदस्य। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश में जारी है। अभियान का दूसरा चरण 15 अक्टूबर को खत्म होगा और अगले 2 दिन में 25 लाख सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल होगी मोदी सरकार की पीएम गति शक्ति योजना, ये देश अपनाने पर कर रहे हैं भारत से चर्चा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचे के विकास को तेज गति देना है। इसे 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परमाणु हथियारों से लैस 5 देशों ने बुलाई अहम बैठक, तनातनी के बीच रूसी मंत्री ने किया खुलासा, एटमी युद्ध का खतरा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों का ग्रुप अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठक करने जा रहा है। 5 देशों के इस गुट की यह बैठक अगले 2 सप्ताह में हो सकती है। रूस की मीडिया ने गुरुवार को उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव के हवाले से ये दावा किया है। हालांकि रयाबकोव ने इस बैठक की किसी सटीक तारीख की जानकारी नहीं दी है और न ही ये बताया कि बैठक में किस स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और पश्चिम के बीच परमाणु तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि चलते ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को एक मंच पर ला सकती है। ये सभी परमाणु सशस्त्र देश हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरा ईरान, मिडल ईस्ट के देशों से मांग रहा मदद, क्या मिलेगा साथ। या दोस्तों, ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइल हमलों से इजराइल को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब ईरान की सरकार इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरी हुई है। वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ राजनयिक तरीकों से बातचीत कर रही है। बातचीत का उद्देश्य ये जानना है कि क्या ये देश इजराइल की ओर से होने वाले हमले को कम कर सकते हैं। अगर ये बातचीत फेल होती है तो ईरान उम्मीद कर रहा है कि उसे अपनी रक्षा करने में मदद मिलेगी। ईरान के हमले के बाद अमेरिका इजराइल से कहता रहा कि वो ईरानी न्यूक्लियर साइट या तेल भंडार को निशाना ना बनाए। ईरान की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या इजराइल अमेरिका का कहना मानेगा या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक्शन में मोदी सरकार, दागी और नॉन परफॉर्मर अफसरों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर खराब प्रदर्शन करने वाले और भ्रष्टाचार के दागियों पर अब नकेल कसने को लेकर केंद्र सरकार की मोदी सरकार एक्शन में आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को आदेशित किया है कि वो नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। यह नियम सरकार को सार्वजनिक हित में अपने किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण आधार देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बुधवार को सभी केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस पेंशन नियमों के मौलिक नियम 56J का जिक्र किया। यह नियम बताता है कि उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकता है जो उसकी राय में सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सरकार को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन और भत्ता देने की आवश्यकता होती है। बताया गया कि 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी इस नियम से प्रभावित हो सकते हैं और इसी तरह नियम 48 में कहा गया है कि किसी भी समय जब कोई सरकारी कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी सेवानिवृत्ति के लिए कह सकते हैं। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था कि सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शन करने, लोगों के मुद्दों को हल करने और जीवन को आसान बनाने की जरूरत है। विभाग नकारे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसे और अधिक करने की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान स्क्रीनिंग प्रणाली कर्मचारियों की रैंकिंग पर नहीं बल्कि बेंचमार्क पर आधारित है। सभी कर्मचारियों को उनके वरिष्ठों द्वारा बेंचमार्क से ऊपर की वरिष्ठ रैंकिंग रेटिंग मिलती है जिससे वो पदोन्नति के मानदंडों को पार कर जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा शासन और विकास कार्यों को लोगों द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जन शिकायतों का व्यापक और तुरंत समाधान किया जाए, फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर न धकेला जाए। और उन्होंने सचिवों और राज्य मंत्रियों से शिकायतों के समाधान के लिए सप्ताह में 1 दिन निकालकर उनकी निगरानी करने को कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित, पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों को दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के 99वें संस्थापना दिवस के अवसर पर संघ के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संगठन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर अपने स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की सराहना करते हुए कहा कि मां भारती के प्रति इसका संकल्प और समर्पण हर पीढ़ी को प्रेरित करता है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 1925 में गठित आरएसएस को भाजपा का वैचारिक संरक्षक माना जाता है और इसके स्वयंसेवकों ने दशकों से इसके संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के पदाधिकारी हमेशा भाजपा की राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों में महासचिव के पद पर रहते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पार्टी संगठन वैचारिक सामंजस्य और अनुशासन के साथ काम करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला दिवाली का तोहफा, योगी सरकार ने जारी किया मुफ्त सिलेंडर का आदेश। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्ष की तरह इस साल भी प्रदेश सरकार दिवाली पर महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का उपहार देगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली के बाद होली में भी एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 1.85 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। पिछले साल 2 सिलेंडर निःशुल्क उज्ज्वला लाभार्थियों को दिए गए थे। इस वर्ष लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 1.85 करोड़ हो गई है। पिछले साल करीब 85 लाख महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का युवराज लॉन्च ही नहीं होता, बोले गिरिराज सिंह। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया। जी दोस्तों, बीते दिनों हरियाणा में हुए चुनाव के बाद बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। मतगणना के बाद से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठा रही है। इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस जरिए ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार की यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात, हर जिलों में तैनात करेगी सीएम युवा फेलो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। उन्हें 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। राजधानी में मिशन कार्यालय बनाकर IAS को डायरेक्ट बनाया जाएगा और इसी के साथ निगरानी को जिले, राज्य, मुख्य सचिव स्तर पर भी 3 कमेटियां बनेंगी। मिशन डायरेक्टर, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, 4 संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक वित्त लेखाधिकारी, 4 सहायक लेखाधिकारी, 4 डिप्टी मिशन डायरेक्टर की भर्ती प्रतिनियुक्तियां से होगी और 85 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हर महीने 15,000 रुपये दिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस ने चीन को दिया झटका, आर्कटिक में बर्फ का सीना चीरेंगे मेड इन इंडिया आइस ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वो भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच रूस ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर निर्माण के लिए भारत को चुना है और रूस ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने ईस्ट एशिया सम्मेलन में कहा, ऐसी बात सुनकर तिलमिला उठेगा चीन, 24 घंटे में दूसरी बार साध दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले आसियान भारत सालाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के देशों के भौगोलिक संप्रभुता को समर्थन देकर चीन की तरफ इशारा किया था। शुक्रवार को ईस्ट एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र
और साउथ चाइना सी को लेकर ये सारी बातें कही, जो इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपना रहे चीन को नागवार गुजरी है। मोदी ने समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र को कानून सम्मत बनाते हुए यहाँ की समुद्री गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र के संबंधित कानून से तय होने की मांग की और साउथ चाइना सी के संदर्भ में एक ठोस व प्रभावी आचार संहिता बनाने की भी बात कही, जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन पर होगा सऊदी अरब का कब्जा। कंगाल देश के लिए MBS ने यूं ही नहीं खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर लंबे समय से सऊदी अरब से निवेश की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने सराहना की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर के मौके पर सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जमीन पर सऊदी अरब के लिए खेती करने की डील भी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले से तिलमिलाया था चीन, अब 24 घंटे में दूसरी बार PM मोदी ने साउथ चाइना सी पर दे दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइना सी एक ऐसा इलाका है जहां विस्तारवादी चीन अपनी धौंस दिखाता रहता है, खुराफात करता रहता है, दादागिरी करता रहता है, आसपास के देशों को जब तब तंग करता रहता है। जहां उसने बना रखे हैं कृत्रिम द्वीप, कम से कम 3 द्वीपों का सैन्यीकरण कर चुका है, मिलिट्री बेस बना रखा है।